हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। इस बार ईएमआरएस की जो वैकेंसीज रिलीज हुई थी उसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स की भी वैकेंसीज हैं और उम्मीद है कि आप लोग तैयारी में जुट चुके होंगे। 2025 के लिए अभी डेट्स तो एग्जैक्ट नहीं है, बट हम लोग मान के चल सकते हैं विद इन 2 और 3 मंथ्स एग्जाम हो सकता है। अभी देखो ईएमआरएस 24 का जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस हम लोग पहले भी कर चुके थे, लेकिन इस बार एनालिसिस करने का मोटिव थोड़ा सा दूसरा है। इस बार थोड़ा सा एक नंबर वन हम लोग ये समझेंगे कि जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज है। सिर्फ एमसीक्यूज कितने हैं? सिर्फ 40 एमसीक्यूज हैं। हाँ जी। और दूसरी बात है जो 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का आपका वो है 15 क्वेश्चंस, 15 × 4 दैट इज चार चार नंबर के 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस बार हम लोग थोड़ा सा उस पैटर्न पे थोड़ा चलने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस पे भी आपको ध्यान देना है अभी। ठीक। और उसके साथ साथ 40 एमसीक्यूज हैं। इसी के ऊपर पेपर 2 जो आपका टियर 2 है, इसी के ऊपर मेरिट लिस्ट बननी है पीजीटी इकोनॉमिक्स की। जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें आपको पता लगेगा। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है। ईएमआरएस ही है एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ इन्होंने 11th और 12th का दैट इज 12th का सिलेबस ही पूरा कवर किया हुआ था। तो इसमें चार चीजें हमें देखने को मिल गए थे। चार चीजें दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए, मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए और स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन हमें देखने को मिले। और उसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी से देखने को मिले क्वेश्चंस। हाँ जी। इस बार भी तैयार रहिएगा, पेपर आपका यहीं से बन सकता है। और बल्कि केवीएस और एनवीएस की जो वैकेंसीज है वो भी रिलीज होने वाली है। और केवीएस एनवीएस का जो पैटर्न है थोड़ा सा ये है कि आपको पीजी लेवल का पूछता ही है। ठीक है। बट ईएमआरएस के सिलेबस में लास्ट टाइम भी इन्होंने सिर्फ 11th 12th के क्वेश्चन को कवर किया था। हालांकि इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ा बजट आपको देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे देखना पड़ेगा। आने वाले जो वीडियो है उसमें जो आने वाले क्वेश्चन है इसमें पता लग जाएगा आपको। चलिए। अच्छा, एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, ये भी जल्द से जल्द। ठीक है। हमारी केवीएस और एनवीएस की पोस्टें जल्दी रिलीज हो सकती हैं। इसमें भी सूचित किया गया है इनको कि भैया केवीएस एनवीएस की 14 नवंबर तक नोटिफिकेशन निकालो, ऑनलाइन प्रस्तुति दैट इज ऑनलाइन प्रोसेस अपना शुरू करो और 4 दिसंबर तक जो है इसकी अंतिम डेट होनी चाहिए। अब यहाँ पे शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की सीधी भर्ती के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से केंद्रीय प्राथमिक विद्या दैट इज शिक्षा बोर्ड, जो हमारे पास सीबीएसई जिसको हम बोल रहे हैं, भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। ठीक है। अब इसका ये प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा केवीएस एनवीएस की वैकेंसीज का। तो शुरू आपको अब तीन दिन फायदे हैं, क्योंकि आप ईएमआरएस के लिए एलिजिबल हो तो साथ साथ 3 एग्जाम आपके और 2 एग्जाम आपके और कवर हो गए। चलिए। तो ईएमआरएस पीजीटी का हमारा अभी स्पेसिफिक जो पीजीटी है ईएमआरएस है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। कोर्स अभी रनिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इन नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए। तो इस बार स्ट्रक्चर वही है, 40 ऑब्जेक्टिव्स हैं और 60 जो मार्क्स है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा। ये इस बार ईएमआरएस ने नया इंट्रोड्यूस किया है। केवीएस भी 3 टियर आपका एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है केवीएस का। ठीक है। ईएमआरएस का तो 2 टियर है, पेपर 1 है, पेपर 2 है और सिलेक्शन। बट केवीएस एनबीएस का 3 टियर हो सकता है, 3rd टियर होगा दैट इज इंटरव्यू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से ही एनालिसिस करते हैं इसको। अब इसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाली है। ये देखने वाला है कि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में दैट इज क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछ सकता है। क्वेश्चन ना आपके फैक्ट बेस्ड रहने वाले हैं इस बार भी, और थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा, थोड़ा फैक्ट रहेगा। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए। स्टॉक्स आर मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वेयर एज फ्लोज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, हम लोग उसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। ओवर द फ्लो ऑफ पीरियड है और दैट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, उसको हम लोग फ्लो बोलते हैं। ठीक है। एक टैंक में वाटर है तो वो हो गया स्टॉक, और रनिंग उसी टूटी से वो पानी फ्लो कर रहा है वो हो गया फ्लो। ठीक है। टूटी से पानी आ रहा है दैट मीन्स फ्लो। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है अ चेंज इन स्टॉक इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है दैट मीन्स फ्लो। क्या चेंज इन स्टॉक फ्लो है या स्टॉक है? ठीक है। अब देखो, जो कैपिटल है, कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बट कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन होता जा रहा है तो वो स्टॉक बन जाता, आपका फ्लो बन जाता है। उसी तरह से चेंज इन स्टॉक भी, क्योंकि स्टॉक में चेंजेस हो रहा है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक। तो ये भी फ्लो बन जाता है। तो ये भी फ्लो है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, दैट इज बोथ आर करेक्ट। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पूछा है विच इज या विच आर नॉट करेक्ट इन केस ऑफ
टू सेक्टर इकोनॉमी। याद रखिएगा टू सेक्टर इकोनॉमी में एक तो आपका हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक दूसरा आपका जो होता है प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। अब हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, और उसके बदले में फैक्टर पेमेंट मिलता है। ठीक है, फैक्टर पेमेंट मिलता है, और ये फैक्टर पेमेंट मिलेगा तो हाउस होल्ड के पास पैसा आएगा, वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, दैट इज एक्सपेंडिचर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे। और उसके बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर उसको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा हाउस होल्ड को। मतलब वही जो पैसा है वही घूमता रहना है। तो हाउस होल्ड का जो कंजप्शन है ये कह रहा है कि ये लेस है, कंजप्शन बाय हाउस होल्ड इज लेस देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो हाउस होल्ड कंजप्शन जो है वो वही कंजप्शन जितना है उसका वही एक्सपेंडिचर भी है। ठीक है, दोनों सेक्टरों का, टू सेक्टर इकोनॉमी है, सेविंग है नहीं, गवर्नमेंट है नहीं, फॉरेन सेक्टर है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे लेस नहीं होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखो बी, द फैक्टर इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फैक्टर इनकम जितनी इनकम थी उतनी उन्होंने स्पेंड कर दी, सेविंग है नहीं, जितना खर्चा किया, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है, फैक्टर इनकम जितनी होगी, जितने उन्होंने फैक्टर इनकम कमाया उतना उन्होंने क्या किया, फैक्टर इनकम कमाई उन्होंने हाउस होल्ड ने, उतना ही एक्सपेंड कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है, सो दैट इज ओनली बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखो, अब इस टाइप के डाटा के लिए तैयार रहना इंडियन इकोनॉमी से। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन असेसमेंट सर्वे रिपोर्ट 2021, शेयर ऑफ नेट रिसीप्ट फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन। हालांकि ये अब जो डाटा पुराना है उसमें ना के बराबर चांसेस है, तो इसको हम ज्यादा फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे 37% था 2021 के डाटा में। अब आप याद रखिएगा 2024-2025 का डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो इसमें और भी डाटा है, दैट इज लाइव स्टॉक का 15%, नॉन फार्म 8%, बट अब 21 का डाटा थोड़ा पुराना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में देखो, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 50 से 120, 51 से लेके 120, 70 क्वेश्चन है ये। चलिए आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग निपुण भारत मिशन। अच्छा, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है ना उनको अच्छे से करना। देखो जैसे निपुण स्कीम है 5 जुलाई 2021 को रिलीज हुई थी, बिल्कुल सही है। अब 2024 और 2025 वाली जो स्कीम्स है उनको अच्छे से करना। नेक्स्ट, द मिशन टारगेट्स फाउंडेशंस लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्टार्टिंग फ्रॉम बाल वाटिका अप टू एज, दैट इज अप टू ग्रुप ऑफ 9 ईयर्स। बिल्कुल ठीक है, ये जो बाल वाटिका है आपकी, बाल वाटिका वहां से लेके क्लास 3rd तक है ये, मतलब जब तक बच्चा 9th क्लास तक नहीं हो जाता। बच्चे में पढ़ना लिखना आना चाहिए, न्यूमरेसी की दैट इज जो न्यूमेरिकल्स हैं छोटे मोटे, ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये निपुण का मतलब आपका ही एक ऐसा मतलब ऐसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ जाए बच्चे में कि भैया वो थोड़ा न्यूमेरिकल भी समझ जाए। ठीक, सो बी और ए बी दोनों ही सही है, सो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैन प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिडक्शन इन इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड हायर इंपोर्ट फ्रॉम फॉर द फार्मर्स। बिल्कुल सही कह रहा है। देखो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है एक जो रटा रटाया जो पैटर्न चलता आ रहा है एग्रीकल्चर का, अब उससे नया पैटर्न, न्यू पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, क्रॉप रोटेशन को चेंज करेंगे, तो इसमें क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, डिपेंडेंसी, प्रोडक्शन बढ़ सकता है, डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। ठीक है, दूसरे नेशन पे। फिर दूसरा कह रहा है, ये तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन वाटर यूज एफिशिएंसी। अच्छा, ये कह रहा है वाटर यूज एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो हर क्रॉप्स की जो वाटर कैपेसिटी है या वाटर इनटेक है या फिर वाटर यूज कह लो, वो अलग अलग है, तो वाटर पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो डज नॉट है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ओनली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, एनएफएचएस 5 के लिए तैयार रहिएगा, यहीं से ही क्वेश्चन बन सकता है। एनएफएचएस 5 के बाद एनएफएचएस 6 अभी नहीं आया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कह रहा है। एनएफएचएस 5 shows in India all child nutrition indicators have improved at all level। कह रहा है जितने भी इंडिकेटर थे वो सब इम्प्रूव्ड हो गए हैं एनएफएचएस 4 के मुकाबले। ठीक है, दूसरा कह रहा है तो ये ऑल तो नहीं है, कुछ चीजें हैं, स्टंटिंग है जिसमें बोनापन होता है, या फिर कुछ और भी चीजें हैं जैसे स्टंटिंग हो गया, वास्टिंग हो गया, अंडरवेट हो गया, ये सब चीजों में अभी भी पीछे है एनएफएचएस 5 में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। हायर प्रोडक्शन ऑफ, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन द एज ग्रुप 15 to 49, ठीक, और एनेमिक हैज इंक्रीज्ड। एनेमिक जो थे वो बढ़ गए 15 to 49 ईयर एज, पहले 50.4 था, अब कितना हो गया, दैट इज 52.2। सो
52.2 इन NFHS 5, ठीक है। NFHS 4 में कितना था ये 50.4, तो अब बढ़ गया है ये, तो ये तो सही है, ये बी सही है। चलिए ओनली बी इज करेक्ट। तो इस टाइप का डाटा क्या करना है आपको, तो इस तरह के डाटा को अभी भी इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है कि इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो डिस्क्रिप्टिव है ये हमारे इसमें वो भी बन जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है। अब इसको भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, हर बार जब इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें भी मेंशन होता है ये। 1920 का डाटा पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो हम लोग सीधा राइट आंसर की तरफ ही चलते हैं। जैसे इसमें बोला गया है न्यू वर्कर्स एडेड इन 1920 और 71% वर एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है ये सही है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2.41% शेयर, ठीक है ये भी सही है। तो यहाँ से जो डाटा है, अब जो PLFS जो न्यू रहेगा वहां से डाटा आएगा। कोशिश करेंगे एक इंडियन इकोनॉमी का जो सेशन है उसमें सब कुछ कवर करने की, ये सब डाटा वगैरह। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा है, अब इस क्वेश्चन में आप तैयार रहिएगा क्योंकि नेशनल इनकम से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल भी बनेंगे और इस बार, ठीक है, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें से भी बनेंगे। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। देखो इसमें नंबर 1 पूछा गया है, दैट इज GNPFC, ठीक है, एक एक करके इसको समझना, कन्वर्ट करना। दैट इज GNPFC इज इक्वल टू GDP-MP, ठीक है। GDP-MP में से कह रहे हैं -NIT, -NIT MP में से -NIT करेंगे तो FC बचेगा, सही बात है। फिर कह रहे हैं -NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को भी माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना, ये नेशनल है तो डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हमें करना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो हमने बाहर से कमाया, फॉरेन से जो कमाया, वो प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि NNPFC कह रहा है दैट इज GNP-MP, ठीक है, GNP-MP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट बचेगा, ठीक है, ये सही है। फिर नेशनल से नेशनल ही है, इसमें हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का कोई रोल नहीं है। और उसके बाद क्या रहा है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जब हम आते हैं, मार्केट में इंडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होते हैं, सब्सिडी मिलती नहीं, बल्कि फैक्टर कॉस्ट में इंडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाते हैं, ठीक है। और NIT अगर नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जिसको हम बोलते हैं NIT, तो NIT यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट पूछा है GDP-FC इज इक्वल टू, देखो NNP-MP -NIT कहने का मतलब है MP में से नेट इंडायरेक्ट टैक्स हटा दोगे तो FC बच जाएगा, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है माइनस डेप्रिसिएशन, अब इसमें माइनस डेप्रिसिएशन, अब माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे दैट इज ग्रॉस में से क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा, अभी भी ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ है, अब इसमें नेशनल है और ये क्या है, डोमेस्टिक है, ठीक है, तो कहीं पे भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नहीं दिया हुआ, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इसमें माइनस करना था, ठीक, तो वो मिसिंग है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा है GDP-MP इज इक्वल टू, GDP-MP इज इक्वल टू NDP-FC, ठीक है, NDP-FC में अगेन प्लस इंडायरेक्ट टैक्स करेंगे तो MP बन जाएगा, NIT दैट इज MP बन गया, ये भी सही है। -NFIA कह रहा है, देखो अगर ये डोमेस्टिक है और ये भी डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक अगर है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पूछा गया है -NFIA, तो ना तो माइनस होगा ना प्लस होगा, क्योंकि डोमेस्टिक डोमेस्टिक है, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो हालांकि इसमें ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ, ठीक, बट ये चारों ऑप्शन जो है इनअप्रोप्रिएट है। एक बार आप लोग आंसर कीज एक बार देख लेना, और शायद जो इनिशियल आंसर कीज आई थी उसमें KVS ने 4th माना हुआ था सही। चलिए, क्योंकि डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक है तो NFIA का तो कोई रोल है ही नहीं। चलिए, तो ऑल ऑप्शन आर नॉट अप्रोप्रिएट। 59 क्वेश्चन नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क्ड एट इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डाइड। हाँ जी, शॉर्ट रन को फेवर करते थे केंज, कहते थे हम लॉन्ग रन में सब मर जाएंगे, क्या फायदा पॉलिसीज हम लोग लॉन्ग रन में ऑपरेट करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। तो JM केंज बिल्कुल कंट्राडिक्ट करते थे क्लासिकल थ्योरीज को। चलिए, और कौन सी बुक में उन्होंने जिक्र किया ये, दैट इज अ ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स। क्वेश्चन बन सकता है कि ये वाला कोट कहां से लिया गया है। क्वेश्चन 60 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। एक बार ये भी याद रखना कि क्वेश्चन नॉट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। अब इसमें पूछा है नॉट करेक्ट। द रेशियो ऑफ नॉमिनल GDP टू रियल GDP इज नॉन ए GDP डिफ्लेटर, बिल्कुल ठीक है, GDP नॉमिनल अपॉन रियल मल्टीप्लाई 100, ये सही है, GDP डिफ्लेटर।
कहता है रियल जीडीपी इज मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बेस ईयर अब चेंज हो गया है, जो प्रपोज्ड है ना बेस ईयर अभी जीडीपी का, ये क्वेश्चन बन सकता है 2022-23 का हो गया, याद रखना। ठीक है, जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 हो गया, याद रखना। नेक्स्ट, अभी ये प्रपोज्ड है 2026 से लागू हो जाएगा, तो क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, जीडीपी मे नॉट बी वेरी वेरी गुड मेजर ऑफ वेलफेयर, कह रहे जीडीपी कह रहे एक अच्छा मेजर नहीं हो सकता। देखो जीडीपी बढ़ती है डजेंट मीन की वेलफेयर भी बढ़े। ठीक है, कई बार जीडीपी बढ़ जाती है प्राइजेस के कारण, प्राइस बढ़ेगी नॉर्मल जीडीपी बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये भी सही सही है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं रियल जीडीपी इज कंसिडर एज नेशनल इनकम। नो, रियल जीडीपी नेशनल इनकम कंसिडर नहीं होता। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। और दूसरा जो डोमेस्टिक इनकम है, इसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये है डोमेस्टिक इनकम। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 61 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू केंज इन्वेस्टमेंट डिमांड इज डिपेंड अपॉन। इस टाइप के क्वेश्चन अब नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में भी मिल सकते हैं। केंज कहता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है, ये फंक्शन होता है दो चीजों का। ठीक है, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्लासिकल कहते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बल्कि और एक चीज और जोड़ दिया है केंज ने कि मार्जिनल एफिशिएंसी और कैपिटल भी इफेक्ट करती है, तो बी और सी सही है। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम नहीं है, सो सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एमपीसी, एमपीएस और मल्टीप्लायर का रिलेशन डैम श्योर है मिल सकता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। देखो नंबर 1 है एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू कह रहा है 0 से 1 तक वेरी कर सकती है, बिल्कुल। एमपीसी एंड एमपीएस, ठीक है, एमपीएस ये लोग ये वेरी कर सकते हैं 0 से 1 तक। ठीक है, 0 से 1 तक वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे के मोर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी, क्या जो मल्टीप्लायर है आपका 1 से इन्फिनाइट तक वेरी कर सकता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एक स्टेटमेंट है कि के 0 टू इन्फिनाइट, 0 से नहीं, के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया नॉट करेक्ट में, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, डी। चलिए एक और इसमें चीजें देख लो, ये चीज आपके ना काम भी आएंगे, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये बाद में भी काम आएगी। एमपीसी 0 होगा तो एमपीएस 1 होगा, जाहिर सी बात है, हम लोग सारा कंज्यूम कर दे रहे हैं तो सारा अगर सेव कर दे रहे हैं तो कंज्यूम कुछ नहीं करेंगे। हालांकि होता ही है कि कुछ ना कुछ तो हमें कंज्यूम करना ही है। ठीक, बल्कि केंज जो कहता है कि एमपीसी पे डिपेंड करता है हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू, और जाहिर सी बात भी वही है, जितना जितना एमपीसी बढ़ेगा, जैसे एमपीसी बढ़ेगा वैसे ही हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो खैर इसमें खैर समझाने वाली कोई चीज इतना है नहीं। एक बार आप लोग इसको, क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है व्हेन एमपीएस एंड एमपीसी आर इक्वल टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। जब ये एमपीसी एमपीएस बराबर होते हैं 0.5 0.5, ठीक, तो मल्टीप्लायर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बाद में भी आपका काम आएगा। सो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और एक दूसरा फॉर्मूला भी है इसका, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। एक और फॉर्मूला है एमपीएस के साथ, के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। बस ये तीन चीजों को ध्यान में रखना, क्वेश्चन बनेंगे आपके। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी इंडियन इकोनॉमी आ गया, ड्यूरिंग कोविड पूछ लिया है, कौन कौन सी पॉलिसीज मैच करिए कह रहा है। कैश ट्रांसफर, ठीक है, पीएम किसान से जुड़ा हुआ है। सेकंड, फूड सिक्योरिटी, वन नेशन वन राशन कार्ड। स्किल डेवलपमेंट, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, ग्रामीण कौशल योजना। एमएसएमईज, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स। तो फर्स्ट का सेकंड हो गया, एंड देन फोर, सेकंड फोर, सेकंड फोर, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के अजम्पशन ना बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो लेबर इज होमोजीनियस कहते हैं, सभी डिपार्टमेंट या सभी इंडस्ट्रीज में लेबर एक जैसी होगी। नेक्स्ट, वेजेस एंड प्राइस आर फिक्स्ड। नो, वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल होती हैं, जो लॉन्ग रन में अपने आप ही फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगी, या अपने आप ही फुल एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वांटिटी मनी इज गिवन, ये भी सही है। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है, थर्ड। ठीक, इसके साथ साथ और भी अजम्पशंस हैं, बहुत सारी अजम्पशन और हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल। ठीक है, और क्लासिकल की इकोनॉमिक्स, क्लासिकल के अजम्पशन को कंट्राडिक्ट करता है केज। चलिए 65 में देखो क्या है, करेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग जीडीपी। चलिए ये इजी है, इनकम मेथड है, वैल्यू एडेड है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एसीडी, इस टाइप के क्वेश्चन तो छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी।
66 में देखो क्या पूछा गया है, व्हेन इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड इज हायर देन फैक्टर इनकम मेड टू अब्रॉड। हालांकि ये देखो, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है वो दो चीजों का डिफरेंस होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा, हमें कुछ इनकम हम लोग बाहर भेज देते हैं, कुछ हम लोग इनकम बाहर से अर्न कर लेते हैं, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो सपोज करो कि हमने 200 करोड़ बाहर से कमाया, ठीक है, और कुछ यहाँ से बाहर ही भेजा, ठीक है, दैट इज फैक्टर इनकम। तो उस 300 करोड़, तो ये 100 करोड़ NFIA जो होगा माइनस में होगा, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 100। और इंडिया का जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रहता है ज्यादातर माइनस में ही रहता है, ठीक। तो उस केस में देखो, उस केस में हमारी जो GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, वो ज्यादा होगा और GDP की वैल्यू होगी कम, ठीक। तो GNP इज मोर देन GDP। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ RBI। हाँ जी, RBI का कौन सा फंक्शन नहीं है, कह रहा है जनरल फंक्शन। तो क्लीनिंग हाउस फंक्शन है, ट्रांसफर ऑफ करेंसी भी है, लेंडिंग भी है, कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, ठीक है। टू डील विद टाइम बिल्स, देखो टाइम बिल से कोई डील नहीं करता, ये कमर्शियल बैंक वगैरह डील करते हैं। चलिए, और भी फंक्शंस ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। डिमांड फॉर मनी अंडर स्पेकुलेशन मोटिव इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिएगा, कुछ कुछ जगह आपको डायग्राम बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेशन ऑफ डिमांड फॉर मनी, देखो ये इनवर्स रिलेशन है। अब जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा, ठीक है, यूएस इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय हाईएस्ट 12% था और लोएस्ट 2%, ठीक है। अब यहां से नीचे 2% से नीचे जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, फेडरल सिस्टम है वहां का, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर सकता था। हालांकि जो इनिशियल जो इकोनॉमी ऑब्जर्व की थी केंज ने, 1929 का रिसेशन ही ऑब्जर्व किया था यूएसए का, ग्रेट डिप्रेशन। तो ये वाला जो है ये लिक्विडिटी ट्रैप है, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप। अब यहाँ पे क्या करता है लोग, यहाँ पे इन्वेस्ट करना ना, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे लोग कहेंगे हमें रिटर्न तो मिल नहीं रहा, कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, 2%, तो इससे अच्छा कैश अपने पास रखेंगे, ठीक है। और बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बॉन्ड मतलब आपको एक पेपर किसी को दिया, आपने उधार दिया और आपके उसको आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। जब इंटरेस्ट ही 2% मिल रहा है तो लोग कहते हैं हम अपने पास कैश रखेंगे, ठीक है, कैश रखेंगे, बॉन्ड नहीं रखेंगे। तो इसलिए यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको लालच बढ़ेगा आपका कि भैया बॉन्ड से हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक। तो ये भी स्पेकुलेशन मोटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं दिस सिचुएशन लिक्विडिटी ट्रैप मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव। अब ये वाली सिचुएशन ऐसी है कि मॉनेटरी पॉलिसी आपकी बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाएगी। मतलब अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई बढ़ाना चाहे तो अब भी नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम कितना करेगी, ठीक है, और कम तो कर ही नहीं सकती, तो यहाँ इनइफेक्टिव है, ठीक है। सो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 में देखो, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर नोन एज, चलो इसको हम बोलते हैं रेस्ट, दैट इज लीवरेज इफेक्ट बाय GR हिक्स। ये यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए 70 क्वेश्चन पूछा गया है, अजम्पशन ऑफ, दैट इज अजम्पशन ऑफ केंजियन थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर इज। केंजियन थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर क्या था, K इज इक्वल टू चेंज इन Y बाय चेंज इन I। मतलब ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट हाउ मच चेंज टेक प्लेस इन इनकम। हमने 2 करोड़ का इन्वेस्ट किया और हमारी इनकम होगी 6 करोड़, तो कितना गुना बढ़ी, 3 मल्टीपल बढ़ी, ठीक। सो अब देखो क्या कह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, इसके फॉर्मूला में ही चेंज है, तो नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट का तो बात नहीं है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड है और फॉर्मूला ही यही है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा तो इनकम भी चेंज होगा, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम इज कांस्टेंट, MPC एंड MPS बिकम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू केज। नेक्स्ट, कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम, हमारा जो करंट कंजप्शन है और करंट हमारी इनकम पे ही डिपेंड करेगा, ये भी सही है, बी और सी सही है, ठीक है। सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टोटल फर्टिलिटी रेट अबव 2 एज पर NFHS 5। NFHS 5 से बड़े क्वेश्चन पूछे हैं। देखो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर है। अब आपने जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट जरूर NFHS 5 की याद करनी है, हमने यूट्यूब पे भी ऑलरेडी अपलोड की हुई है, ठीक है। NFHS 5 सर्च करके देखना आप। चलिए, फंक्शंस ऑफ सेबी डज नॉट इंक्लूड, सेबी के कौन कौन से फंक्शन है, देखो सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही है। रेगुलेटेड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करता है। अब इसमें फेरा और फैमा देखा होगा आपने, फैमा
दैट इज 1999 में सेटअप हुआ था, ये मैनेज करता है, दैट इज रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज, ये भी सही है। प्रोमोटिंग डेवलपमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन a descending order as per official estimates of poverty headcount ratio of 2011 and 12। अब इसमें ये जो डाटा है, अब फिर से डाटा याद करना पड़ेगा और ये डाटा तैयार रहिएगा। पावर्टी हेड काउंट रेशियो हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको डाटा फिर से देखने को मिल सकता है 2011-12 का। चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये असेंडिंग दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में तय किया है। जो सबसे हाईएस्ट है दैट इज 39.9 छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद 37 झारखंड, 33 बिहार एंड उड़ीसा 32.6। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप ये बोल सकते हो कि ज्यादा ही आपको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। जो करेक्ट सीक्वेंस है CBAD, ठीक है, CBAD। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट 74th है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज लोअर देन जीडीपी एट करंट प्राइस ड्यूरिंग। अब क्वेश्चन ना बहुत बेसिक हैं, बट गलती से भी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे कि गलत हो जाए। आप कह रहे हैं कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी लोअर है। कांस्टेंट प्राइस होता है जो अभी हमारे पास है 2011-12, ठीक है, लोअर है। एंड जीडीपी करंट प्राइस अभी जो चल रहा है 2025, ये हायर है। अब देखो, यहाँ प्राइस 10 रुपए होगा तो यहाँ प्राइस 15 रुपए होगा, ठीक है। तो ये 5 रुपए क्यों है, क्या है, ये इन्फ्लेशन है, ठीक है। ये क्या है, महंगाई, दैट मीन्स इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन। बिल्कुल ठीक है, फैक्टर इनकम सिर्फ इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होता। अब देखो, असर्शन रीजन जहां पे भी आएगा, एक चीज ध्यान रखना, असर्शन होता है एक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए उसका रीजन दिया होता है कि उसका रीजन वही है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि असर्शन एक ये बन सकता है कि इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है या फिर आपका अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। दूसरा रीजन, इसका रीजन हो सकता है कि इंडिया में 150 बिलियन या फिर 150 करोड़, दैट इज सॉरी 150 करोड़ पॉपुलेशन है। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, ठीक है। तो इस टाइप पे देखना कि रीजन उसका सही है कि नहीं। अब ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होता, क्यों नहीं होता? ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट अर्निंग फॉर द फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि वो फ्री होती है विदाउट डूइंग एनी सर्विसेज, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको ऐड नहीं करते। तो रीजन भी सही है, हाँ जी। सो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन 76 देखो, एन इंडेक्स नंबर इज कंसिडर्ड एज गुड व्हेन इट इज सेटिस्फाइड। इंडेक्स नंबर गुड वही है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, टाइम रिवर्सल को और फैक्टर रिवर्सल को। कौन सा है ऐसा? फिशर का मेथड। नेक्स्ट, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड देन। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन से भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। देखो, जहां पे सिमेट्रिक है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल दो तरीके से हो सकते हैं, दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव अगर बात करें, मीन इज मोर देन मीडियन इज मोर देन मोड, दैट इज मोड। सो यहाँ पे ये हो गया नेगेटिव, दैट इज ये हो गया पॉजिटिव। और नेगेटिव में क्या आएगा फिर? नेगेटिव में उल्टा कर लो, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। तो हमारे पास मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, ये वाला है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन 78 में पूछ रहा है फिशर्स आइडियल इंडेक्सेस। हाँ जी, फिशर का आइडियल इंडेक्स क्या है? इस बार स्टैटिस्टिक्स भी याद रखना, ये 11th वाला ही स्टैटिस्टिक्स पूछा हुआ है। और ज्योमेट्रिक मीन इज लास्पेर मेथड और पाशे मेथड, बिल्कुल सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्पेर मेथड और ज्योमेट्रिक दैट इज पाशे मेथड का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये बाउले का मेथड और मार्शल एजवर्थ का मेथड देख लेना, कोई अर्थमेटिक बनेगा, कोई इनको प्लस करके एक अलग ही रेशो बनाएगा। तो ये जो अलग अलग मेथड्स है ना, ये फिशर, बाउले, दैट इज पाशे, इनको अच्छे से ऑब्जर्व करना। चलिए, तो इनका P मल्टीप्लाई बाई दैट इज लास्ट पेयर मल्टीप्लाई बाई पाशे, ठीक है। नेक्स्ट, The Industrial Relation Code 2020 subsumed which of the following labor laws? ठीक है, अब 2020 दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में कौन कौन सी दो लॉज आए हैं? हालांकि 3 लॉज आए बेसिकली, तो इसमें दो चीजें हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 इंक्लूड हुआ और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भी सबस्यूम्ड इसके अंदर मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये दो हो गए। सो एक चीज और याद करनी है आपको, एक चीज और थी, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक्ट भी 1946 का, ये भी इसी में ऐड हुआ, ठीक है, 2020 में। नेक्स्ट,
दो चीजें और है, मिनिमम वेज एक्ट 1948 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये सब्ज्यूम्ड हुए कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन वेजेस में 2019 वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, इफ द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन आर 15 एंड 25। हाँ जी, मीन की वैल्यू कह रहा है कि 15 और मीडियन की वैल्यू कह रहा है 25, देन मोड की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आगे बनेगा ही। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, बस यही से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे मीडियन पूछे, चाहे मीन पूछे, या फिर मोड पूछे। ठीक, तो 3 मीडियन, मीडियन कितना दिया हुआ है 25। ठीक, माइनस 2 मीन, मीन कितना है 15। सो ये हो गया हमारे पास 75 माइनस 30, तो कितना है, दैट इज मोड 45। ठीक है, 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिकल मेजर इज नॉट अफेक्टेड एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज। कौन सा ऐसा स्टैटिकल टूल है जिसमें जिसमें या स्टैटिकल मेजर है जो लार्ज और स्मॉल वैल्यूज से इफेक्ट नहीं होगा। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन पे डिपेंड करता है, ये होगा। ठीक है, लार्ज और स्मॉल वैल्यू से इफेक्ट। अर्थमेटिक मीन तो डेफिनेटली होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड है। ठीक, मीडियन एक मिड वैल्यू है, पोजीशन तय करता है, पोजीशन। ठीक है, पोजीशनिंग, पोजिशनल एवरेज है। तो ये है जो लार्ज और स्मॉल वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। ओनली सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है, दैट इज आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट। तो इस टाइप के फॉर्मूलाज भी याद रखना। चलिए, इफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव, दोनों ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी, कह रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो वो भी रहेगा, दैट इज नेगेटिव। अब इस टाइप की समझ लो, अगर बी वाई एक्स नेगेटिव है, बी एक्स वाई नेगेटिव है, ठीक है, तो कह रहा है इनका जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन है दैट इज आर, वो भी कह रहा है कि नेगेटिव ही रहेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द बजट 23-24, हाँ जी, आपने क्या ध्यान रखना है, बजट 25-26 आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये टारगेट लेके चलना है। और इकोनॉमिक सर्वे 2024 वाला लेके चलना है, ये करंट इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, 2024, नेक्स्ट ईयर में 2025 का आएगा। इसमें कह रहा है कि कॉर्पोरेशन टैक्स कंट्रीब्यूट्स मोर देन जीएसटी। सीधा हम लोग डाटा पे ही चलते हैं, कंट्रीब्यूशन टैक्स दैट इज मोर देन जीएसटी। कॉर्पोरेशन टैक्स 15 है और जीएसटी 17 है, तो स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी इज हायर देन बोरोइंग्स। जीएसटी का कंट्रीब्यूशन 17, बोरोइंग का 34, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन गलत है। फिर बजट पूछा हुआ है। अब खैर इस बजट से तो आपने क्या ही याद करना, बजट आपको याद रखना है 2025-26 वाला। ठीक है, जितना ज्यादा यही डाटा बस याद रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट, एज पर बजट 23-24, हाँ जी, फिर बजट का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है हाईएस्ट प्रोपोर्शन स्पेंड किस पे किया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे हाईएस्ट स्पेंडिंग दैट इज 20 पैसा, या फिर जो रुपीज गोज रुपीज कम्स। तो बजट 2025-26 को छोड़ना नहीं है आपको। देखो फिर से पूछ लिया 2023-24 बजट में क्या है। ठीक है, हालांकि इस बजट में हम लोग इसको टोटल डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बजट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किस बजट से लेना देना है, 2025-26। देखो फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, बजट 23-24, फिजिकल डेफिसिट टारगेट कितना है 5.9, और अभी का फिजिकल डेफिसिट जो टारगेटेड है नेक्स्ट ईयर के लिए वो कितना है। ठीक है, याद रखिएगा 4.4% ऑफ जीडीपी। अच्छा, इससे रिलेटेड जो डाटा ना वो भी कमेंट करिएगा कि आपको याद है फिजिकल डेफिसिट के अलावा प्राइमरी डेफिसिट कितना है। ठीक है, टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए। चलिए, क्योंकि इसमें भी टारगेट पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डिस्पाइट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट्स। हाँ जी, इंडिया की जो पॉपुलेशन है कह रहा है इंक्रीज हो रही है, दैट इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, कुछ डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट्स तो कह रहा है कि डिक्लाइन हो रही है। ठीक, तो फिर पॉपुलेशन बढ़ क्यों रहा है, दैट इज डिक्लाइन इन डेथ रेट, क्या डेथ रेट में डिक्लाइन हो रही है, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। देखो डेथ रेट में भी डिक्लाइन हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है इंडिया में, लिविंग कंडीशन भी बेटर हो रही है। इंक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो पॉपुलेशन को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन गलत है, एबीसी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड। क्वेश्चन 90 में देखो क्या है, इसमें आ गया असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है, दैट इज डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ जी, 2001 से 2011
तो इस टाइप के पॉपुलेशन आपको ना सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अच्छे से करना है, ठीक। तो इसमें डाटा पे ही चलते हैं हम लोग। और देखो इसमें सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है डिकेटल वो है उत्तराखंड, और दैट इज वो है 20 राजस्थान, ठीक। और उत्तराखंड का 18.8, 19.9 हरियाणा और 20.3 और दैट इज मध्य प्रदेश। तो कितना ये क्वेश्चन जटिल है या कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक, क्योंकि ये सब डाटा क्या है, आसपास के ही डाटा है, 18, 19, 20, 21, है ना। तो इसके लिए डीप लर्निंग तो बहुत जरूरी है। चलिए, तो असेंडिंग ऑर्डर है, तो सबसे पहले कम वाला आ गया, दैट इज उत्तराखंड, दैट इज DCAB, ठीक है, DCAB। चलिए 91, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फीमेल लिटरेसी। हाँ जी, सेंसस 2011 में से बहुत ही क्वेश्चन बने हैं यहाँ। लिटरेसी रेट के हिसाब से फीमेल लिटरेसी रेट पूछ रहा है वैसे, ठीक। तो इसमें भी हिमाचल प्रदेश 76, तमिलनाडु 73, वेस्ट बंगाल 71 एंड 70 गुजरात, ठीक है। तो इसमें भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर तय करना है, तो हिमाचल आ गया टॉप पे, दैट इज CDAB, ठीक। मेन चीज हमें इसमें से क्या सीखनी है, मेन चीज सीखनी है कि किस फॉर्मेट से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन 92 में क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शंस। अब अगेन ये 2023-24 के अकॉर्डिंग है, तो इसमें तो हमें क्या ही जाना, क्योंकि जो हमें नया डाटा चाहिए वो डाटा चाहिए 2024-25 का, ठीक है, और 25-26 का बजट। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिएगा। फिर से इकोनॉमिक सर्वे पूछा गया 2022-23 का, तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। और बजट कौन सा, 2025-26, ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक। तो ये वाला डाटा भी करके फायदा नहीं है, क्योंकि वो डाटा ऑलरेडी जा चुका है, पुराना डाटा है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, कंज्यूमर इनकम इज इक्वल टू 200। कंज्यूमर की इनकम है 200, आपको मार्केट भेजा गया है 200 रुपए देके, एंड दो चीजें आपको खरीदनी है। एक्स जो है क्वांटिटी, उसका रेट 20 रुपीज है, और जो वाई गुड्स है उसका रेट 10 रुपीज है, ठीक है। अब बोला गया है कि आपको कि इंटरसेप्ट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस फॉर द बजट लाइन। बजट लाइन का एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बजट लाइन अगर हम क्रिएट करते हैं, दैट इज प्राइस लाइन और बजट लाइन एक ही बात है। तो अगर y का हम लोग मैक्सिमम कंजप्शन करें, तो y को हम लोग मैक्सिमम कंजप्शन करें, तो y और x, y कितना है 10 रुपीज का है, तो हम लोग 10 रुपीज में कितनी आर्टिकल खरीद सकते हैं, 20। तो y एक्सिस पे 20 का हम लोग परचेज कर सकते हैं, 20y, ठीक। और सिमिलरली हम लोग x का कितना प्रोडक्शन दैट इज कंजप्शन कर सकते हैं, क्योंकि 20 रुपीज का एक है, 20 रुपीज हम लोग कितना खरीद सकते हैं, 10 यूनिट, हो गया 200 रुपए पूरा। और यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी 200 पूरा हो गया, तो हम लोग कितना यूनिट खरीद सकते हैं, 10 एक्स का। तो एक्स का 10 यूनिट्स और वाई का 20 यूनिट, 20y और 10x, ठीक है, और दैट इज 20y एंड 10x। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेशक। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। तो इंडिफरेंस कर्व जो एनालिसिस है हमारा, ये बेस्ड किस पे, इसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स कमोडिटी फॉर वाई ये भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनल मेजर, कार्डिनल मेजर नहीं है, कार्डिनल मार्शल का मेजर है और हिक्स का है ऑर्डिनल, तो ये ऑर्डिनल मेजर है, ठीक है, कार्डिनल वाले हट जाएंगे। सो मेजर ऑफ यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे ये, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे ये बेस्ड है, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, अ कमोडिटी हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स विल अवेलेबल हैव। अब इसमें क्या होगा, अगर अवेलेबल सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, अवेलेबिलिटी सब्स्टिट्यूट है नहीं तो हमारे पास इलास्टिसिटी लेस होगी। तो वेरी हाई प्राइस इलास्टिसिटी नो, जीरो इलास्टिसिटी भी नहीं होगा, वेरी लेस प्राइस इलास्टिसिटी ये सही है, क्योंकि हमारे पास नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, अवेलेबल सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। सो इट इज इलास्टिसिटी जो इसकी रहेगी लेस रहेगी। चलिए नेक्स्ट, इफ अ नॉन वेजिटेरियन कंज्यूमर टर्न्स टू बी वेगन, अगर एक नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन बन जाता है, द डिमांड फॉर नॉन वेजिटेरियन, अब वो नॉन वेज थोड़ा ना खाएगा, ठीक है, वेजिटेरियन बन गया, फॉर दिस कंज्यूमर विल बी, इसमें क्या होगा, इसकी जो कंज्यूमर्स जो नॉन वेजिटेरियन के लिए डिमांड है तो करेगा ही नहीं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट डाउनवर्ड, ठीक है। कंज्यूमर टर्न्स टू, तो डिमांड क्या हो जाएगी नॉन वेज के लिए, दैट इज बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। दैट मीन्स अगर प्राइस तो कांस्टेंट है, ठीक है, हमारी प्राइस तो कांस्टेंट है, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ है, तो हम डिमांड कर रहे थे पहले डी, ठीक है, ये डिमांड, अब हम डिमांड कम करेंगे, दैट इज D1 पे, ठीक है। तो क्वांटिटी कम हो गई, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, तो डिमांड कर शिफ्ट हो गया बैकवर्ड, ठीक है।
तो शिफ्ट डाउनवर्ड शिफ्ट बैकवर्ड एक ही बात है, मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट तब होगा जब अपने प्राइस में ही चेंज होगा और अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। देखो M3 के तीन कंपोनेंट, चार कंपोनेंट मेन है। दैट इज C होता है हमारे पास करेंसी जो है, DD होता है हमारा पैसा बैंक के पास है, और OD होता है अदर डिपॉजिट विद दैट इज RBI। फिर हो जाता है एक टाइम डिपॉजिट, ठीक है। और इन तीनों से बनता है M1, और प्लस टाइम डिपॉजिट कर दोगे तो ये बन जाएगा M3। तो यहाँ पे कैश पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट भी प्लस करेंगे तो ये M4 बन जाएगा। चलिए, फिर से एक बेसिक क्वेश्चन है 99, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला। चलिए, ये क्वेश्चन भी बेसिक है। फॉर्मूला पूछ रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में, चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, दैट इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ गुड एक्स एंड गुड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स द शेप ऑफ द आईसी। देखो आईसी की शेप्स ना हर गुड्स में बदलती रहती है, न्यूट्रल गुड्स में अलग होंगी, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में अलग होंगी, सब्स्टिट्यूट में अलग होंगी। तो ये पूछ रहा है कि अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो जितना हम एक का सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक को कम करेंगे और दूसरे को इंक्रीज करेंगे कंजप्शन, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन। चलिए, यही से ही दो क्वेश्चन बने हैं। देखो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो स्ट्रेट लाइन होगा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री तो एल शेप हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल गुड्स है तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, दैट इज कॉन्वेक्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, इन द शॉर्ट रन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एंड एमपी एट दैट पॉइंट क्या होगा। ये वाला ना 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली क्वेश्चन एक बनेगा, ठीक है, याद रख लेना। तो ये होता है हमारे पास टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ से जो आउटपुट आपका इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग एक साथ होता है तो ये इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ स्टेज 1 खत्म हो जाता है, स्टेज 2 यहाँ से शुरू होता है, और जहां आपका टीपी मैक्सिमम होता है वहां पे एंड हो जाता है। देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट ना यहाँ मैक्सिमम हो जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, मार्जिनल प्रोडक्ट, और फिर जीरो हो जाता है जहां पे आपका हाईएस्ट पॉइंट है टीपी का, वहां एमपी हो जाता है जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद जहां टीपी फॉल करता है एमपी आपका नेगेटिव चला जाता है। तो आंसर क्या बनना चाहिए? जीरो। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज, ये हो गया सेकंड स्टेज, और ये थर्ड स्टेज। क्वेश्चन 102, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट विल बी। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे समझना होगा आपको ये तीनों चीजें, आउटपुट और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं, और उसके बाद इन दोनों को प्लस करके क्या बनता है? टोटल कॉस्ट, ठीक है। आउटपुट 0 1 2 3। अब आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो से शुरू होता है। अगर हमारे पास एक आपके पास अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा, बट फिक्स कॉस्ट नेवर बी जीरो। फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो रहेगा। सपोज करो 2020 है तो प्रोडक्शन आप ज्यादा करो कम करो, आपको फिक्स कॉस्ट तो बियर करना ही पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट भी कितना होगा? जीरो, दैट इज 20। तो ये देखो किसके बराबर हो गया टोटल कॉस्ट? जीरो लेवल पर आउटपुट पे फिक्स कॉस्ट के बराबर, ठीक है। सो इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। चलिए, इसको बेसिक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डेफिनेटली काम आएगा ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज एमसी इज मोर देन एसी, दिस सिचुएशन एसी वुड बी। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ना डायग्राम से सॉल्व होंगे, और डायग्राम्स में हम लोग देखो एसी बनाते हैं। एसी याद रखिएगा, बस जस्ट स्माइलिंग फेस है ना, ये स्माइलिंग फेस, हाँ वैसे ही। अब देखो, जैसे ही हमारे पास एसी, ध्यान रखना है, एसी का जो मिनिमम पॉइंट है दैट इज मिनिमम पॉइंट, ठीक है। यहाँ आपका एमसी इंटरसेक्ट करेगा और अपवर्ड को मुड़ जाएगा, दैट इज यहाँ मिनिमम पॉइंट जो एसी का है वहां टच करता है। अब आपका आंसर इजिली बन जाएगा। ये कह रहा है एमसी इज मोर देन एसी। देखो, एमसी इज मोर देन, ये वाले पोर्शन में एमसी ज्यादा है और एसी कम है। तो इस पोर्शन में क्या हो रहा है? दैट इज सिचुएशन एसी वुड बी, एसी मिनिमम है? नो, एसी मिनिमम कहाँ है? एसी मिनिमम भी नहीं है। फॉलिंग है एसी? ना, फॉलिंग नहीं। कांस्टेंट है? कांस्टेंट भी नहीं है। राइजिंग है? हाँ जी, एसी राइज कर रहा है, तो फोर्थ राइजिंग सही है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ गिफन गुड्स डिमांड कर्व विल बी। यहाँ भी इजी क्वेश्चन से पूछ लिया ये। गिफन गुड्स के केस में डिमांड प्राइस और का रिलेशन जो है पॉजिटिव हो जाता है, इसको हम एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व अभी पीछे क्वेश्चन में आया था, है ना, उसके केस में क्या हो जाएगा? राइट एंगल्ड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन 106, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन इस पेपर में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के बने। जिसका माइक्रो स्ट्रांग है ना, उसके डैम श्योर है कि ज्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। In case of IC approach analysis, marginal utility and price ratio of the commodity should be equal। कह रहा है कि जो आपका प्राइस आईसी हम लोग चेक करते हैं या फिर जो प्राइस रेशियो बनाते हैं ना, एक प्राइस लाइन बनाते हैं और इसमें एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। इंडिफरेंस कर्व दैट इज एमआरएस भी हम इसको बोलते हैं, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ये टच करता है टेंजेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो ये वाला पॉइंट दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस रेशियो ऑफ द कमोडिटी एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल, ठीक है, इक्वल है। एंड एमआरएस शुड बी डिमिनिशिंग, एमआरएस डिमिनिश होना चाहिए एंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम टेंजेंट पॉइंट पे यहाँ पे बनेगा, ठीक है, सही है। यार इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस, लेकिन जब टू कमोडिटी आ जाएंगी, दो कमोडिटी केस में यूजिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, तो इक्वेशन बन जाएगी इंडिकेट्स ये mu x बाय mu y इक्वल टू प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y। और या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम लोग इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी बाय प्राइस ऑफ x कमोडिटी should be equal to marginal utility of y commodity and that is price of y commodity and so on, ठीक है, ये कर सकते हैं। चलिए दोनों स्टेटमेंट बोथ आर दैट इज बोथ आर करेक्ट, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलिए ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। कह रहे हैं इन द शॉर्ट रन रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल बट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन डायग्राम से ही बनेगा आपका। देखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन जो हम लोग करते हैं शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स्ड रहता है आपका, ठीक है। अब ये देखो ये कह रहा है कि फिक्स्ड फैक्टर शॉर्ट रन, चाहे प्रोडक्शन फंक्शन है चाहे कंजप्शन दैट इज कॉस्ट फंक्शन है, उसमें कुछ वेरिएबल आप कुछ फैक्टर्स आपके वेरिएबल रहते हैं, कुछ फिक्स्ड रहते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन में के है, कैपिटल आपका वो फिक्स्ड है और जो आपका लेबर है वो वेरिएबल है, ठीक। तो अगर हम लोग इनकी रेशो की बात करें, रेशो मतलब दैट इज कैपिटल लेबर रेशो, कैपिटल अपॉन लेबर, तो ये कह रहा है कि ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब देखो ये वेरिएबल होता है कि नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान के चले लेबर 5 यूज किया फिर 10 यूज किया और कैपिटल एक ही रेशो में एक ही लेवल पे यूज हो रहा है 10 कांस्टेंट है। तो रेशो देखना, नंबर वन लेवल पे 10:5, ठीक है, 5 लेबर और ये 10 कैपिटल, ठीक है, ये आ गया 2। फिर दूसरे लेवल पे देखो कैपिटल तो 10 ही है, लेबर 10 हो गया तो ये हो गया 1। अब देखो ये जो रेशो है ये बदल रहा है, ठीक है, तो रेशो तो वेरिएबल हो रहा है तो ये सही है। नेक्स्ट करें स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। और जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, देखो शॉर्ट रन में आप ज्यादा स्केल नहीं बढ़ा सकते क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर सकते, स्केल फिक्स्ड रहेगा, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, कुछ फैक्टर प्रोडक्शन आपके फिक्स्ड है। तो इसीलिए इसी वजह से ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए बी में देखो कह रहे हैं इन द लॉन्ग रन रेशियो ऑफ द फैक्टर प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड। जो रेशियो रहेगा लॉन्ग रन में वो फिक्स्ड रहेगा, कह रहा है। अब देखो दैट इज कैपिटल एंड लेबर, ये लॉन्ग रन का, ठीक है, लॉन्ग रन में इन दोनों का देखो रिलेशन, कैपिटल भी बढ़ेगा साथ साथ लेबर भी बढ़ेगा क्योंकि सभी फैक्टर लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाते हैं और फिक्स्ड कोई नहीं रहता क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है प्लांट साइज बढ़ाने का, इंडस्ट्री साइज बढ़ाने का, ठीक है, कैपिटल और लेबर। तो यहाँ देखो जो रेशियो रहेगा फिक्स्ड रहेगा, 5:10 जा रहा है तो ये भी 5:10 जा रहा है, ठीक है, सेम सेम रेशियो से बढ़ रहे हैं तो फैक्टर जो रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड। बट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। हाँ जी, जो स्केल है वो वेरी कर सकता है बहुत ज्यादा लेवल तक क्योंकि दोनों ही जो फैक्टर है या सभी फैक्टर जो है वो वेरिएबल है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट 108 में देखो क्या है, फॉर द इलिटरेट कंज्यूमर हु इज न्यूट्रल टू बुक्स। हाँ जी, इलिटरेट है, उस बुक से कोई लेना देना नहीं है। एक्स कमोडिटी इज बीइंग स्वीट्स, मिठाई से लेना देना है उसको, एंड वाई कमोडिटी इज बीइंग बुक, ठीक है। देन आईसी कैसे बनेगा, देखो वाई कमोडिटी बुक्स है और एक्स कमोडिटी स्वीट है, स्वीट तो खाएगा वो, ठीक है, वो बुक्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए बुक्स का कंजप्शन हो जाएगा कांस्टेंट। कंजप्शन किसका बढ़ेगा सिर्फ, ठीक है, स्वीट का, तो इसीलिए ये हो जाएगी आईसी हो जाएगा और दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। सिमिलरली अदर केसेस भी है, ये केसेस भी आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, when the minimum support price is announced by the government is above market price, ठीक है, इट इज टू बी सिचुएशन। एक बात ये बहुत अच्छे से जाननी है आपको, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। अब देखो प्राइस फ्लोर है,
प्राइस फ्लोर मतलब प्राइस लोवेस्ट प्राइस है मार्केट में ना, जो मार्केट डिमांड है, मार्केट सप्लाई है, यहाँ प्राइस आपके लोवेस्ट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट मतलब फ्लोर प्राइस बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस डिसाइड करेगी, तो गवर्नमेंट ज्यादा प्राइस देगी। एमएसपी का मतलब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि सपोर्ट करे गवर्नमेंट को। ठीक है, दैट इज फार्मर्स को या प्रोड्यूसर को। तो गवर्नमेंट प्राइस तय करेगी मार्केट से ऊपर। ठीक है, ये वाला प्राइस तय करेगी OP1। तो इस सेंस में देखो, डिमांड कर्व को यहाँ टच कर रहा है ए, सप्लाई कर्व को बी पे टच कर रहा है। अब देखो डिमांड होगी कम और सप्लाई होगी ज्यादा। ठीक है, अब सप्लाई ज्यादा है तो दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, एक्सेस सप्लाई। सो इफेक्टिव प्राइस फ्लोर है, प्राइस फ्लोर होगा और एक्सेस सप्लाई होगा। ठीक है, और अगर इसके नीचे प्राइस तय करेगा, जिसको हम प्राइस सीलिंग बोलते हैं, मैक्सिमम प्राइस है तो प्राइस कम करेगा। ठीक है, तो उस समय में डिमांड ज्यादा हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन 1 है वो सही है। क्वेश्चन 110। अब देखो ये क्वेश्चन ना, एक चैप्टर है इंडिया चाइना पाकिस्तान, ठीक है, ICP, 12th क्लास का इंडियन इकोनॉमी में। अब स्टेट स्टेट गवर्नमेंट में कई बार ये सब्जेक्ट किसी स्टेट में 11th में भी है, और किसी CBSE में ये सब्जेक्ट 12th क्लास में है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछे पूछे गए हैं लगातार 2-3। इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान अनवेल्ड फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखो इंडिया का 1951 में आया, 1953 चाइना और पाकिस्तान 1956, ये सही है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। Up to nearly 1980s, per capita income of these countries were very comparable and near to each other। कह रहे 1980s के समय इन तीनों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो समान समान थी लगभग। ठीक है, ये भी ऑप्शन से इसमें लगभग लगभग इनकी पर कैपिटा इनकम भी, चाइना भी तो पहले पीछे ही था। उसके बाद इनकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक स्कीम है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। उसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत हुआ, और आज देखो 31% मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है। बल्कि इंडिया अभी 2.8 2.9 तक चल रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में। चाइना लीड कर रहा है इसी कारण। चलिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। चलिए, यही वो स्कीम है, दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कंपेन वॉज लॉन्च इन 1958 बाय चाइना, बिल्कुल सही है, 1958 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक ऐसी स्कीम है जिसमें मोटिवेट किया गया था सभी हाउस होल्ड को कि अपने जो बैकयार्ड है, अपना जो एरिया है, उसमें एक आप इंडस्ट्री, छोटी मोटी इंडस्ट्री आप सेटअप करो। ठीक, एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ मैसिव स्केल। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा लार्ज स्केल पे आप लोग छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप करो घर के बगल में। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन 112। देखो इसके क्वेश्चन में ही आंसर है। ये कह रहा है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बताता है कि जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा, एडिशनल कैपिटल यूज करोगे, एडिशनल आउटपुट होगा। तो इंक्रीमेंट इन कैपिटल, इंक्रीमेंट इन आउटपुट। ठीक, चलिए, टाइम फॉर फोर्थ 5 ईयर प्लान। याद रखिएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56, सेकेंड 5 ईयर प्लान दैट इज 56 टू 61, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66, और 1966 से लेके 1969 तक। ठीक है, ये है प्लान हॉलीडे। हाँ जी, इसमें कोई प्लान नहीं आया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया चाइना वॉर आ गया था। फिर 1969 टू 1974, ठीक है, ये टाइम पीरियड है फोर्थ 5 ईयर प्लान का। ठीक, सो दैट इज 74 तक। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको विद फोकस एरिया ही बताया गया है। चलिए, एक क्वेश्चन और है। सपोज कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.75 y एंड टैक्स है इसमें 100 करोड़। पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसको हमने चेक करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। 3 चीजों, या तो आपके पास चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो, या फिर MPS हो, MPC हो। देखो क्या इस स्टेटमेंट MPC है, ठीक है, फिर आपको टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कंजप्शन फंक्शन क्या कहता है, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। ठीक है, और कई जगह आपको लिखा हो सकता है A प्लस BY। ठीक है, A जो है ऑटोनोमस कंजप्शन है, और जो B है वो MPC है। बस आपका बन जाएगा क्वेश्चन। MPC कितना है, 0.75। तो MPC अगर 0.75 है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, तो 1/1 माइनस 0.75 कितना हुआ, 1/0.25, दैट मीन्स 4। हाँ जी, तो 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 115।
कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन है, कौन है हेड, चेयरमैन कौन है, थोड़ा कमेंट करिएगा। कह रहे कि अपार्ट फ्रॉम इट्स चेयरमैन कमीशन विल हैव 4 मेंबर्स। ठीक है, एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट डिटरमाइंस लीगली द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, बिल्कुल पार्लियामेंट में ही जितने भी आपका बिल्कुल लॉज हैं इसका भी, और लीगली क्वालिफिकेशन वगैरह सारे कुछ ऑलरेडी रिटर्न है, ऑलरेडी तय है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन 116 देखो पूछा गया है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज इंक्लूड। हाँ जी, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स डरना नहीं है, ये M3 ही है। M3 को ही हम लोग दैट इज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स बोल सकते हैं। तो M3 के जो कंपोनेंट्स है ना, आपका C प्लस OD प्लस DD प्लस TD, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, वही डिपॉजिट, दैट इज टाइम डिपॉजिट सही है, और डिमांड डिपॉजिट सही है, करेंसी होल्डिंग पब्लिक ये भी सही है। ठीक है, ABC, तो इसमें ABC दैट इज ऑल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें देखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR is a percentage of deposit to be kept in a cash reserve or that is or gold by commercial bank with RBI। बस यही गलती कर दी। कैश SLR को कैश में भी रख सकते हैं और गोल्ड में भी रख सकते हैं, बट ये एक रिजर्व रहता है। अभी 18% है जैसे, तो 18% ये रिजर्व रहेगा बैंक के पास, बैंक इटसेल्फ, नॉट विद RBI। अगर RBI के पास रिजर्व रहता है तो ये CRR बन जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट अगर इंक्रीज इन SLR विल रिड्यूस द लोनेबल फंड, हेंस विल कंट्रोल मनी सप्लाई। ठीक है, 18% से इसको 20% कर दोगे तो अब रिजर्व ज्यादा हो गया बैंक के पास, मार्केट में पैसा कम है लोन देने के लिए, तो ये सही है। ठीक है, बी ऑप्शन, ओनली बी इज करेक्ट। चलिए 118 क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी इज डिस्क्रिशनरी मेजर्स अंडरटेकन बाय अथॉरिटीज टू इन्फ्लुएंस अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मनी। कह रहे हैं एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्रिशनरी मेजर्स है ताकि मॉनेटरी मनी सप्लाई, अवेलेबिलिटी होता है मनी सप्लाई मतलब पैसों की अवेलेबिलिटी, और कॉस्ट ऑफ मनी होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी सप्लाई दोनों को कंट्रोल करता है RBI? बिल्कुल। ठीक है, रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है रेपो रेट इज अ लॉन्ग टर्म वेयर एज बैंक रेट इज अ शॉर्ट टर्म। उल्टा बोल दिया इसने, रेपो रेट इज अ शॉर्ट टर्म और बैंक रेट इज अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म, तो ये गलत हो गया, तो ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स ओवर एस्टिमेट द प्राइस राइज। अब ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। लास्ट ईयर और पाशे मेथड आपने देखा होगा। देखो लास्ट ईयर मेथड जो कहता है ये बेस ईयर क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। जैसे आपका इंडेक्स नंबर है समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0। ठीक है, इसमें Q0 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा लास्ट ईयर मेथड बेस ईयर, अगर Q1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा करंट ईयर। ठीक है, पाशे का मेथड। अब इसमें ओवर एस्टिमेट कैसे, देखो पाशे जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर क्या कहता है, ये राइट करेक्ट आंसर इसका लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर क्या कहता है कि आपको जो कंजप्शन है वो पुरानी जो आपका बेस ईयर क्वांटिटी है उस पर बेस्ड होगा। अब सपोज करो बेस ईयर पे 2011-12 का बेस ईयर था और आपने 20 क्वांटिटी वहां परचेज की थी। ठीक है, 2025 में भी आप लोग कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, 20। अब एक चीज ध्यान में रखना, प्राइस तो सेम नहीं रहेगा, प्राइस तो बढ़ेगा। तो 2025 में प्राइस बढ़ चुका होगा। ठीक है, अब 2025 में सपोज करो यहाँ प्राइस 10 रुपीज था, तो आपका खर्चा कितना आया, 200। अब यहाँ प्राइस हो गया दैट इज 20 रुपीज। ठीक है, अब आपका टोटल खर्चा कितना हो गया, दैट इज 400। तो इसमें क्या हुआ, आपने ओवर एस्टिमेट्स हो गया, क्वांटिटी तो आपने सेम परचेज की। ठीक है, बट आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर पाए। अब इन्फ्लेशन को आपने क्या किया, नजरअंदाज कर दिया, तो आपका ये ओवर एस्टिमेट्स हो जाएगा। जो 200 था वही वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ, 400। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने एक चीज इग्नोर कर दिया, हमने अपना कंजप्शन पैटर्न चेंज ही नहीं किया। जैसे प्राइस बढ़ता है तो हम कंजप्शन कम करते हैं। ठीक, तो हमने कम नहीं किया क्योंकि हमने क्वांटिटीज वही खरीदी जो हम प्रीवियस ईयर में खरीद रहे थे। तो इसमें क्या होता है लास्ट ईयर मेथड में, इट अज्यूम कंज्यूमर्स डू नॉट चेंज देयर कंजप्शन पैटर्न। ठीक है, अपना कंजप्शन पैटर्न चेंज नहीं करता। ठीक है, ये ओवर एस्टिमेट्स को दर्शाता है, बल्कि पाशे का जो मेथड है वो करंट ईयर क्वांटिटीज के ऊपर है और वो अंडर एस्टिमेट्स को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी ये ध्यान रखना। फिशर का मेथड ज्योमेट्रिक मीन है और बाउलेज का मेथड अर्थमेटिक मीन है। ठीक, बाउले का मेथड दैट मीन्स लास्ट ईयर प्लस पाशे अपॉन 2 होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एग्जाम का, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स टू फॉरेनर्स एंड बोरिंग्स
आर बोरोइंग फ्रॉम देम आर, देखो बोरोइंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, ठीक है, या फिर कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ठीक, तो रिसिप्ट हमने बोरोइंग की रिसिप्ट हैं, तो रिसिप्ट में आएगा, पेमेंट में तो आएगा नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो कोई बात है नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड नहीं है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम में, वो मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हाई नहीं था। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन 11-12 से ही बने थे, बट हाँ, थोड़ा सा लेवल अप था एज कम्पेयर टू 11-12। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि जब ये वाला एग्जाम हो नए पैटर्न के साथ, 2 टीयर के साथ, तो आपका स्कोर मैक्सिमम रहे, सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। ठीक है, पूरे चांस हो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।